अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 10 मैथ में चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हम लास्ट टाइम अटैम्प्ट कर चुके थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन हल होगा जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। सारे के सारे वही मेथड यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। अब यहाँ पर भी बेसिक रूल को फॉलो करते हुए इस सवाल को हल करते हैं। और यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन है x+3 डिवाइडेड बाई x+4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि यहाँ ये आपस में डिवाइड कर रही है वैल्यू, ये आपस में डिवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो स्टेप है कि हम इसको वैल्यू को एलसीएम के ज़रिए से हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम का मैंने आपको लास्ट टाइम स्टेप बताया था कि स्टेप नंबर 1 अंडरलाइन करना है और स्टेप नंबर 1 के अंदर ही नीचे वाली जितनी भी वैल्यू डिवाइड के नीचे वाली जो वैल्यू है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये x इस सारी x के साथ यानी कि x+4 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप नंबर 1 था। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था कि ये वाली ऊपर वाली वैल्यू x+3 ब्रैकेट के अंदर, चूँकि एक से ज़्यादा वैल्यू है इस वजह से आपने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर देना है और इसके साथ एक और ब्रैकेट लगाना है। ये स्टेप नंबर 2 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब इसके बाद माइनस, चूँकि ये माइनस है इस वजह से ये माइनस हम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है हम इसे लिखेंगे x माइनस 5 और फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये था स्टेप नंबर 2 तक। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है कि ये नीचे वाली वैल्यू का टेबल इतना पढ़ा जाए कि यहाँ वो वैल्यू रखी जाए और वो वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो और जो आंसर आए वो ये आंसर आना चाहिए नीचे वाला। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टाइम रफ़ कॉलम में इन डिटेल आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से गाइड किया था कि आपने एलसीएम में स्टेप ख़ास कर आपने जो है ना इसके हर एक स्टेप को ध्यान से जो है ना इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका इतना टेबल पढ़ा जाए कि ये सारी वैल्यू आ जाए। तो ये x+4 ये x+4 है। x को अगर मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं यानी कि x यहाँ पर आ जाए तो ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए। स्टेप नंबर 3 में इस x को इतनी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ ये नीचे वाली वैल्यू आनी चाहिए और आंसर इधर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ये x है, ये x है, तो ये दोनों x होने की वजह से मैं यहाँ नहीं लिखूँगा और ये वाली जो वैल्यू है x+4 इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इस x को अगर मैं इस x+4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x इंटू x+4 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास ये बदमाश फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस फार्मूले के ज़रिए से हमने इस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर और नीचे जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने अगला स्टेप लेके जाना है। ठीक है, यहाँ फिर ब्रैकेट, फिर बाद में डिवाइड है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो चलें हम स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को हल करते हैं। ये x या चलें यहाँ से इस x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x² बनता है। जब दो बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड करते हैं। अब इसके बाद सेकंड वैल्यू है +3 प्लस 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 आ जाएगा और फिर 3x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाए तो ये माइनस में अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखूँगा चूँकि ये दो ब्रैकेट है और ये माइनस बाहर है तो माइनस में बाहर ही लिखूँगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो तमाम वैल्यूज़ हैं सेकंड ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज़ के साथ स्टेप बाय स्टेप हमने इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू नंबर 1 x इसको ले लेते हैं। इस x को आपने स्टेप बाय स्टेप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इसके साथ x² आ जाएगा। फिर इस x को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए +4x आएगा। अब ये चूँकि इसकी इस x का जो मल्टीप्लिकेशन इस तमाम ब्रैकेट के अंदर है वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आ जाएँ तो माइनस है -5, तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। यह मल्टीप्लिकेशन के भी मैंने आपको रूल बताया था कि मल्टीप्लाई करने से पहले आपने 2 रूल्स को जहन में रखना है। सबसे पहला रूल क्या है कि साइन आपने सबसे पहले नंबर पर साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है और सेकंड स्टेप पे आपने फिर वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 5x आ जाएगा, ये 5 को x से मल्टीप्लाई है 5x आ गया। अब दोबारा सेकंड ये जो नंबर है इसको सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ से अंडरलाइन, चूँकि ये डिवाइड का साइन है, ये अंडरलाइन ये डिवाइड है और ये ऐसे ही रहेगा। अब नीचे वाली वैल्यू को तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x² प्लस और यहाँ से 4x इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये एक ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये ब्रैकेट यहाँ चलता आ रहा है, चूँकि बाहर माइनस है, अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस को लाजमी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है x² प्लस 3x माइनस x²। यहाँ से अगर इनको हल किया जाए तो 5 में से 4 निकाले जाए तो 1 बचता है, चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इस वजह से मैं यहाँ पे भी माइनस लिखूँगा। अब इसके बाद क्या है, -20, तो -20 एज़ इट इज़ लिखा जाएगा और नीचे वाली वैल्यू चूँकि यहाँ डिवाइड कर रही है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगी 1 से और वैल्यू बन जाती है x² प्लस 4x। ये वैल्यू बन जाएगी x² प्लस 4x। अब इसके बाद आप क्या करें, ये जो माइनस है ब्रैकेट ख़त्म करें ताकि हम इस इक्वेशन को हल कर सकें। तो यहाँ पे आपने इस माइनस को इस तमाम ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ के जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने इन तमाम वैल्यूज़ के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ब्रैकेट हटा देना है, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। x² प्लस 3x, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो -x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू, इनसे अगर इधर देखा जाए राइट हैंड साइड की तरफ तो ये 1 इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू एज़ इट इज़ ही रहती है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इस तमाम वैल्यूज़ को जो यहाँ हल होती हैं उनको हम हल करेंगे। जैसा कि x² माइनस x² के साथ कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद 3x प्लस 1x प्लस 20, तो यहाँ से 3x को प्लस 1 के x के साथ ऐड किया जाए तो प्लस 4x आएगा, प्लस 20 आ जाएगा और यहाँ से x² प्लस 4x आएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से आपने वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है। ये जो वैल्यू है या तो आप इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाएं या इस वैल्यू को इधर ले आएँ। तो हमने लास्ट टाइम ये रूल पढ़ा कि जिसकी पावर x की पावर जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बड़ी वैल्यू है वो वाली वैल्यू को हमने हमेशा प्लस के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो x की पावर 2 है ये मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू है, इसको प्लस में रखना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी ये प्लस के अंदर है, इस वजह से मैं इसको यहीं रखूँगा, ये वाली तमाम वैल्यूज़ को उठाकर इस तरफ लेकर आ जाऊँगा। तो चलें इसको लेकर आते हैं। यहाँ से पहले ये x² प्लस 4x, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, -4x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये वाली वैल्यू इधर आ गई, तो ये सारी टर्म प्लस में थी तो माइनस में आ गई। अब इसके बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, चूँकि सेम बेस हैं सेम पावर हैं और इनके साइन डिफरेंट होने की वजह से आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल करेंगे, यानी एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में कैंसिल, तो ये -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दो चीज़ें हैं जिसको हमने ये डिफ़ाइन करना है कि कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है या कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो यहाँ से चूँकि x टर्म यानी एक्स स्क्वायर और आगे कोई x की वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। और ये सारे के सारे क्वेश्चन को हल करने के बाद यहाँ पे हमने ये इस चीज़ को जांचा, इस चीज़ को रिज़ल्ट निकाला है कि ये आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सॉल्यूशन। अब चलते माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इसको भी हमने एलसीएम के ज़रिए से जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट किया है उन्हीं मेथड के ज़रिए से हमने इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले उसी स्टेप की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले एलसीएम ही यहाँ पर लिया जाएगा। एलसीएम क्यों ले रहे हैं कि दो आपस में वैल्यू आपस में डिवाइड कर रही है और इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान माइनस या प्लस आ जाए तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि हम उस वैल्यू का एलसीएम लिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो स्टेप नंबर 1 चलें। स्टेप नंबर 1, तमाम नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, x+2 और x+3, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू x+1 फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर अगर एक से ज़्यादा है और फिर इसके साथ लाजमी आपने ब्रैकेट लगानी है। ये स्टेप नंबर 2 था। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है कि नीचे वाली वैल्यू को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नीचे वाली वैल्यू आनी चाहिए और उसका जो आंसर है, जो उसका रिज़ल्ट है वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक, यानी इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ देखा जाए तो x+2 है, यहाँ x+2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू तो एज़ इट इज़ यहाँ पर आ गई। यूँ समझने के दूसरे अल्फाजों में यहाँ 1 था, इस वैल्यू को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए तो x+3 है, तो यहाँ चूँकि x+3 नहीं है तो यहाँ पर लिखूँगा x+3। ठीक, तो ये x+3 से अगर ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। अब इसके बाद चलते हैं x+3 की तरफ। तो इसको भी हमने इतना टाइम मल्टीप्लाई करना है कि x+2 इंटू x+3 आना चाहिए। चूँकि यहाँ वैल्यू x+3 है, यहाँ x+3 है, तो यहाँ फ़ौरन हमारे जहन में आना चाहिए ये x+3 1 से मल्टीप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ये आ गया। अब इसके बाद हम इस वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो x+2 की यहाँ पर चूँकि नहीं है तो इस वजह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि x+2 इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि बदमाश फार्मूला है। तो हमने लास्ट टाइम और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसी क्वेश्चन को, ये फार्मूले को हमने अप्लाई किया है कि ऊपर वाली वैल्यू आपस में सबसे मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, ब्रैकेट जो ऊपर है ऊपर पहले हल किया जाए, नीचे है तो नीचे आपने ब्रैकेट को पहले हल करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने फिर अगले मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई फिर आगे स्टेप लेकर चलेंगे। तो चलें, यहाँ से सबसे पहले ये x है, पहली वाली वैल्यू को हमने ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ वैल्यू आ जाती है, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए x² आएगा, तो यहाँ से +3x आ जाएगा। अब इस 1 की तरफ आ जाएँ तो +x, 1x 1x यानी कि एक x आ गया, और यहाँ से प्लस 3 1 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ चूँकि प्लस है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ इस जगह पर माइनस आया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही हल करते हुए ब्रैकेट मैंने बाद में भी यूज़ किया ब्रैकेट को। तो यहाँ पे चूँकि प्लस है इस वजह से यहाँ हम प्लस ही रहने देंगे, यानी कि प्लस की वजह से हम ये वाली ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, क्लोज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पहले x है, पहली वाली टर्म को सारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x², इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x। अब सेकंड वैल्यू की तरफ आ जाएँ, सेकंड वैल्यू को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें +2x। अब सेकंड वैल्यू जो ये 2 है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आंसर आता है। अब डिवाइड के नीचे ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो x को x से x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 3x। अब 2 की बारी है तो 2x आएगा
और प्लस 2 3 6 आ जाएगा और यहाँ से इक्वल टू 25 और ये 12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो ऐड होती हैं या जो सब्ट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं, हम उन वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। तो यहाँ से बेस एक जैसी हों, पावर और बेस के लिहाज से अगर कोई भी वैल्यू एक जैसी है, ये बेस और पावर, बेस पावर एक जैसी हैं, इनके कोफिशेंट ये जो 1 1 यहाँ पर लिखे हैं, जो लिखा नहीं जाता आमतौर पर, इनको ऐड किया जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2x²। ठीक, अब इसके बाद x की तरफ आ जाएँ। यहाँ पर बेस x और यहाँ इसकी पावर 1 है, या बेस x इसकी पावर 1 है। अब इसकी इसी तरह यहाँ बेस x इसकी पावर 1, बेस x इसकी पावर 1। तो ये सारी वैल्यू को हम यहाँ प्लस करेंगे, इनके कोफिशिएंट को प्लस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 1 4 2 2 4 और यहाँ इसकी वैल्यू बन गई 8x। अब इसके बाद कांस्टेंट नंबर की तरफ चलते हैं। तो ये ऊपर 2 है और यहाँ पर 3 है और ये 4, तो वैल्यू बन जाती है 7। ठीक, अब इसके बाद नीचे वाली वैल्यू की तरफ आ जाए। तो नीचे सिंपल हमने x² प्लस इन दोनों वैल्यू को प्लस किया जाए तो 5x प्लस यहाँ से 6 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12 आंसर इस यानी कि इसकी इक्वेशन बनेगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मुराद है, इस 12 को जो कि यहाँ डिवाइड कर रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी वैल्यू जो इधर डिवाइड कर रही है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी। तो चले हम इस स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12 ब्रैकेट ये ऊपर वाली वैल्यू 2x² प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 25। अब ये चूँकि नीचे इधर डिवाइड कर रही है वैल्यू, अब इस वैल्यू को मैं उठाकर इधर मल्टीप्लाई 25 से करूँगा, जो कि x की जो वैल्यू बन जाती है x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने तमाम वैल्यूज़ अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 24x², यहाँ से प्लस, तो ये 8 है, बड़ी वैल्यू है। अब इसको 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा कैरी, 8 1 8 और 1 9, तो ये 96 आ गया। इस कैरी को मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद प्लस 7 की बारी है। 7 स्टेप 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 2 14, यहाँ 1 कैरी आ गया, तो 7 1 7 और 1 8, तो ये 84 इसका आंसर आएगा। ठीक, अब इसके बाद 25 की तरफ चलते हैं। इस 25 को इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते वक्त ख़ास कर आपने, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि मैथ के अंदर ज़रा सी भी मिस्टेक आ जाए माइनस प्लस की या वैल्यूज़ की, तो आपके स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इस चीज़ का एहतियात करना है लाजमी तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, इस 25 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25x² आ जाएगा। 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 25, यहाँ 2 कैरी आएगा, 5 2 10 और 2 1 2 5। ठीक, ये x आ गया। और अब इसके बाद 6 की बारी है। 6 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 5 6, ये 6 5 30, ये 30 आएगा, 6 5 30, यहाँ 3 कैरी, 6 2 12 और 50। ठीक, तो ये मैंने डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन यूज़ की है। तो ये आपने, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद अब स्टूडेंट्स की अक्सर मिस्टेक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी तरफ से, यानी कि एक तरीक़ेकार होता है मैथ के अंदर, हर तरीका अगर आप अपनाएंगे, जो उसूल हैं, बेसिक रूल हैं, अगर आप उनको अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ आपको कि आप कभी भी मैथ के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं कर सकते। तो अब वो छोटी छोटी मिस्टेक क्या है, चले हम मिस्टेक की तरफ चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक, यहाँ इस वैल्यू को उठा के उधर ले आएंगे।
अब हमने यहाँ पर ये नहीं देखना कि हमें कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि हम वैल्यू देखें और उस रूल को फॉलो करते हुए ये सारी की सारी वैल्यू को हल कर सकें। अब वो रूल क्या है कि हमने सबसे पहले x की जो पावर मैक्सिमम है उसकी तरफ चले जाना है और उसका कोफिशिएंट को देखना है। अब यहाँ देखा जाए तो x की पावर स्क्वायर है, यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 है। इधर आ जाए x की पावर मैक्सिमम 2 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर 0, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसके कोफिशिएंट को हमने देखना है। कोफिशिएंट के रूल क्या है कि हमने इस कोफिशिएंट के अंदर देखना है कि क्या इसका कोफिशिएंट प्लस में है या माइनस में है। यानी कि आप देखें इसके साथ ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है इसको हम कोफिशिएंट वैल्यू कहते हैं, ठीक। जबकि ये अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट नंबर है, हालांकि ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। चूँकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, इस वजह से हम इस वैल्यू को कांस्टेंट नहीं कहते बल्कि इसे कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ आपने देखना है कि किस वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम है उस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है जो मैक्सिमम है वो प्लस में है या माइनस में है, ठीक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि x की पावर 2 है जो मैक्सिमम पावर है, उसकी को जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो कोफिशिएंट वैल्यू मैक्सिमम वाली प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो उसको उसी जगह पर रखना है, अगर ये माइनस में है तो उठाकर दूसरी तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चूँकि प्लस के अंदर है तो आपने ये सारी वैल्यू उठानी है और उधर लेके चले जाना है। क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर हमेशा क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो उसका कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट वैल्यू बड़ी मैक्सिमम प्लस में है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तमाम वैल्यूज़ को हम इधर लेकर आए थे। अब इसके बाद 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब इसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले आएँ तो वैल्यूज़ बनती है 24x स्क्वायर। ये इधर चूँकि ये सारी वैल्यू प्लस में है तो ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से -96x माइनस 84 इक्वल टू 0 बन जाती है वैल्यू, ठीक। अब चूँकि ये सारी वैल्यू उधर जा चुकी है, इधर लेकर आ गए हैं हम, जो कि मैंने इस तरह से लिखी है। आप चाहें तो इक्वल टू लगा के ये सारी वैल्यू ऐसे लिखी हो, ये सारी इधर ले आएँ, माइनस में हो जाएगी। यहाँ कुछ नहीं होगा तो आप इधर भी 0 लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है कि ये सारी वैल्यू ऐसे तरतीब लिख के ये इक्वल टू उधर और फिर उस तरफ आपने जो मैंने 0 लिखा है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इस 25 को इस 24 के साथ माइनस किया जाए तो 1 बचता है, ठीक। 25 को -24 किया जाए तो 1 बचेगा। और इसके बाद 125 और यहाँ से 96 को माइनस किया जाए तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 125, यहाँ से हम कैरी 1 देंगे और वैल्यू आ जाती है 9 और फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई प्लस 29x। तो ये वैल्यू हमने 125x माइनस 96x है, इन दोनों को माइनस किया जाए तो वैल्यू बन जाती है 29x। और इसके बाद 150 को माइनस किया जाए 84 से तो वैल्यू बन जाती है 6 और यहाँ से भी 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 66 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि x की पावर मैक्सिमम 2 फिर 1 फिर 0। अब यहाँ पर याद रखें कि अक्सर स्टूडेंट्स से मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है या इनमें से कोई भी वैल्यू अगर जब तक =2 के दूसरी तरफ है तो उस वक्त तक हम उस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि सारी वैल्यू को एक तरफ रखना है, सारी वैल्यू को एक तरफ रखने के बाद =2 के उस तरफ 0 आना चाहिए, फिर जाके हम कह सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं, फ़ैसला कर सकते हैं आया कि ये एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी इसे हम कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। तो
ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 के 2 हमने पार्ट आज अटैम्प्ट किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट को अटैम्प्ट करेंगे। आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।